ओके, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी बहुत ही मस्त होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहुँच चुके थे हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आपको पता है ना। हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 पर। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से जो आदिवासियों के बारे में हमने पढ़ा, उनके जीवन किस तरह से होता था। और मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो आप देखोगे कि वो लोग खेती किस तरह से करते थे। खेती करने के बाद उन लोग जो संग्रह करते थे चीज़ों का, वो उसके बाद कुछ लोग शिकार भी करते थे। तो इस तरह के जो आदिवासी थे उनके बारे में पढ़ा हमने, और हमने देखा कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो लोग लगातार जो आदिवासी थे, जो मुख्य प्रकार के लोग थे, उनको क्या कर रहे थे, लगातार वो परेशान कर रहे थे। तो वो सब हम लोगों ने इसकी पुरानी वीडियो में देखा। अब वो वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी, आपको जस्ट सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको पूरी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है अब तक की, वो मिल जाएंगी। और रही बात 6th क्लास की एनसीईआरटी और 7th क्लास की एनसीईआरटी, तो ये भी आप लोग को मिल जाएंगी। आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको सभी जो एनसीईआरटी है वो मिल जाएंगी। उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ठीक है, औपनिवेशिक मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो अंग्रेज से मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो लोग बाहर से आए थे और वो लोग शोषण जिस तरह से कर रहे थे, तो वो क्या होते थे, हमारे लिए एक औपनिवेशिक होते थे, औपनिवेश होते थे। ठीक है, अब आप देखोगे किस तरह से जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश शासन और उनके द्वारा जो आदिवासी समूहों के बीच जीवन बदलता है, और ये जो बदलाव आते हैं जिस तरह के, है ना। और बिरसा मुंडा के बारे में भी मुख्य तौर पर आज हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिवासियों के जो मुखिया थे, है ना, मुख्य तौर पर आप लोग देखोगे कि सब लोगों के कुछ ना कुछ क्या थे, मुखिया लोग थे, है ना। आप देखोगे प्रॉपर, अगर हम लोग जब इसके पहले पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, है ना, मुखियाओं की बहुत ज़रूरत होती है। आज भी आप देखोगे किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके भी कोई मुख्य लोग हैं, जिन मुख्य लोगों को हर चीज़ का ज्ञान है, और अगर किसी को कुछ परेशानी होती है, कुछ ऑब्जेक्शन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास आते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही आदिवासी जो थे उनके भी कुछ मुखिया थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ब्रिटिश शासन के कारण इनका क्या हाल होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो अंग्रेज़ों से आने के पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियों का महत्वपूर्ण स्थान था। देखो, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो भारत की जो स्थिति थी, जो परंपरागत तौर पर जो चीज़ें जो हम देखेंगे कि संस्कृतियाँ थी, लोगों का रहन सहन था, वो बहुत ही प्रॉपर खुशियों वाला जा रहा था। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंसान से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा रहा था, किसी का भी शोषण नहीं किया जा रहा था। तो इस तौर पर क्या होता है, जब किसी का शोषण नहीं होता है तो जो लोगों की जीवन ही होती है वो कोई मुखिया द्वारा ही चलती है। मतलब एक मुखिया होता है, उसको हर चीज़ का ज्ञान होता है, एक तो उसके पास पैसा होता है, तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश शासन आने के बाद क्या होता है, जो इनका महत्वपूर्ण स्थान है वो आप देखोगे किस तरह से डिक्लाइन की तरफ चलने लगेगा। तो उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो नॉर्मल लोग होते थे उनसे तो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होते थे, आर्थिक बोलो या किसी भी तरह की जो शक्तियाँ थी वो उनके पास ज़्यादा होती थी। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में आपको अगर आज प्रॉब्लम आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा अभी मौसम बदला है तो शायद मेरी तबीयत थोड़ी सी वो है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करें, देन हम लोग फिर आपको पढ़ाने के लिए आए। ठीक है, तो अब क्या होता था, जो मुखिया लोग थे वो नियंत्रण रखते थे, है ना, अपने इलाकों पर। कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी। ठीक है ना, जो आदिवासी थे उनकी क्या होती थी, मुख्य तौर पर कई कई जगह पर उनकी पुलिस भी होती थी। एक जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर में कोई आपका मुखिया नहीं है, ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, प्लान बनाना शुरू कर देंगे, है ना। कोई भी चीज़ है, कुछ भी करना है तो बना रहे हैं। तो ऐसे ही जब ब्रिटिश शासन नहीं थी तो जो आदिवासी लोग थे वो नियम जो थे वो खुद बना लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार आती है, और आप देखोगे जब ब्रिटिश सरकार आती है तो वो लोग क्या करती है, आदिवासियों के मुखियाओं के कामकाज और अधिकार
काफ़ी बदल जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वन बोलो या किसी भी जगह पर वो अपनी जो पावर है, मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर वन है तो वन पे उनका नियंत्रण है। तो ये सब चीज़ें आने के बाद क्या होता है, जो मुखिया लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि भाई आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो आपको लगने लगता है कि अब तो ये सारे पावर्स छीन लिए गए हैं, एक नियम बना के इसको छीन लिए गए हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया। जो लोग खुद लोगों को मनवाते थे, अब उनको किसी और की बात मानना है, और ये बहुत अपमानजनक बात हो जाती है किसी भी मुखिया के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधियों की हैसियत से वे अपने समूह के अनुशासन में रहना होता था। पहले जो उनके पास ताकत थी वो अब नहीं थी, वो परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए थे। आप देखोगे किस तरह से स्थिति जो खराब हुई वो अंग्रेज़ों के आने के बाद आपको साफ दिखाई देंगी। वो आदिवासियों में भी आपको दिखेंगी, या समाज के मुख्य किसी भी जगह पर आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। अब हम बात करेंगे कि जो घुमंतू काश्तकार थे उनका क्या होता है। ठीक है, तो अब जो घुमंतू काश्तकार थे, जो लगातार खेतियाँ करते थे इधर उधर, है ना, कुछ जगह पर हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में कि किस तरह से ये जो खेतियाँ कर रहे थे एक जगह पर, फिर वहाँ से कहीं और, फिर वहाँ से कहीं और। तो ये जो काश्तकार थे उनका क्या होता है अब हम देखेंगे, किसके बाद, ब्रिटिश शासन के आने के बाद। तो ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो वहाँ यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरते नहीं थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अंग्रेज शासन है ना, ये उनका पूरा शासन है समझ लो। अब आपको अचानक उनके जंगलों में कोई भी पर्सन दिखेंगे तो ये सब चीज़ आपको क्या होंगी, मंजूर नहीं होंगी, क्योंकि अब आपका शासन है, आपको ऐसा लगने लग रहा है। तो ये शासन होने के कारण क्या थी, ये जो चीज़ें थी वो ब्रिटिश शासन को अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि किस तरह से ये जो लोग भटकते हैं इनको नहीं भटकना चाहिए। और वे चाहते थे कि आदिवासियों के एक समूह एक स्थायी जगह बना ले और वो मुख्य तौर पर वहाँ पर खेती करे। फिर अब क्या होता है कि ये लोग खेती करते हैं। अब खेती आपको पता है उस समय का सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत था, कमाने का बोलो या खाने का बोलो। ठीक है, तो स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, कि वो लोग जो कमा रहे हैं वो चाहते थे कि इन लोगों को लगान दे, लगान के रूप बोलो या फिर कोई भी तरह से इन लोगों के पास, मतलब जो ब्रिटिश लोगों के पास थे, वो लगातार जो किसान थे वैसे उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग लगातार इनको ला कर दें। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। अब आप सोचिए, आपका ही ज़मीन है ना, और कोई बाहर से लोग आ रहे हैं और वो आपको माप के दे रहे हैं कि आपकी जगह इतनी, आपकी जगह इतनी, आपकी जगह इतनी है। कितनी शर्मनाक और वो बात है। और ऐसे ही हमको आज़ादी मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुख्य तौर पर हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने का मतलब आप समझिए कि कितनी सारी चीज़ों से अंग्रेज लगातार, आप बोलो आदिवासी समूह को, हर लोगों को वो लगातार अलग अलग तरीक़ों से परेशान कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों से हमको आज़ादी मिली है। आज़ादी केवल ये नहीं है कि आप जा रहे हो 15 अगस्त 26 जनवरी और वहाँ पर झंडा फैला रहे हो और इसको आप आज़ादी कहो। दिस इज़ नॉट इनफ, है ना, इतनी इस चीज़ों में सीमित नहीं है आज़ादी, बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप समझोगे, आप पूरे यूपीएससी की थ्रू आउट जर्नी से जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो महत्वाकांक्षा है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में हमने देखे थे कि पट्टीदार अपने भूस्वामी का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को क्या करते थे, लगान भी देते थे। ठीक है, तो ये जो इमेजेस है वो आपको देख लेना, ये गुजरात के जंगल में खेती करने वाली भील औरतें हैं। ठीक है, उसके बाद झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने की अंग्रेजी की शासन बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी होती थी वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत उपज नहीं दे पाते थे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। देखो, आपको पता सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो एकता में बिलीव करते हैं। ठीक है ना, आपने एक कहानी लगातार सुनी होगी कि एक लकड़ी को अगर आपको मैं देता हूँ तो आप उसको आसानी से तोड़ लोगे, लेकिन मैं आपको 10 लकड़ी एक साथ देता हूँ तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। इससे आप समझ सकते हो कि जो ताकत है एकता की वो कितनी है। और ऐसे में आप देखोगे कि जो आदिवासी है उनमें ताकत आ जाती है, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अंग्रेज़ों को भी उनके सामने क्या होता है, घुटने टेकना पड़ता है। ठीक है, अब वन कानून भी आते हैं
और उसके प्रभाव भी होते हैं, है ना। क्या करती है जो ब्रिटिश सरकार है, वो वन के ऊपर बहुत सारे कानून ठोक देती है कि ऐसा ऐसा होगा, आप फिजूल या मतलब कुछ भी तरीके, जैसे घुमंतू खेती हो रही है, ऐसी जो खेती है आप कहीं पर भी जाके नहीं कर सकते, आपको एक जगह अलॉट की जाएंगी और इसके कुछ नियम होंगे। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको प्रॉपर जितनी भी चीज़ें इनके जो रूल में है कि फांसी बोलो या फिर जेल बोलो, ये सब दी जाएंगी। इतने सारे आप देखोगे कि किस तरह से मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों के आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन में काफ़ी असर पड़ा। हाँ, अंग्रेजों के सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी जंगल थे उसमें अपना जो इस्टेब्लिशमेंट या फिर जो नियंत्रण था वो क्या कर देती है, अंग्रेज सरकार स्थापित कर लेती है और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर देती है। अब आप देखोगे आज भी वही चीज़ होती है, प्रॉपर जो जंगल है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होता है। लेकिन अभी तो देश आज़ाद है ना, उस समय तो देश उनका नहीं था, तो भी वो सब चीज़ें कर रहे थे और इतनी चीज़ों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा था। ऐसे ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ें पैदा होती है। ठीक है, कुछ जगहों पर लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता था, और इसलिए नहीं जाना जाता था क्योंकि जो अंग्रेज़ों द्वारा खेती की जा रही है लकड़ियों की, और उन लकड़ियों का उपयोग करके उनका जो सामान बना रहे हैं, वो लकड़ियाँ ऐसी कई जगहों पर होती थी, वहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी लोगों को जो एंट्री है वो नहीं मिलती थी, है ना। इन जंगलों में लोग स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठे करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। आप सोचो, आपका ही घर और आपको ही ना आने दे। ठीक है, उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन जाना पड़ता, और जैसे ही अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। कि समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों को इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। अब आप परेशान भी कर रहे हो, और जब आपको लगता है कि उनका काम पड़ रहा है तो आपको उनकी ज़रूरत भी फील हो रही है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। उसके बाद औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसके लिए भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि जो काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट दी जाएंगी। लेकिन इसमें भी क्या की गई, बहुत सारी शर्तें लगाई गई। शर्तें क्या थी कि गांव में रहने वाले वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगल की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए गए। ठीक है, अब आप ये सब समझ लो। उसके बाद जो स्लीपर्स होते हैं ना, लकड़ी के सतीजे तख्ते पर जिन पर पटरियाँ भी आई जाती है। आप पटरी देखे होंगे तो पटरी के बीच में ये जो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना, इसको क्या कहते हैं, स्लीपर्स कहते हैं। और ये लकड़ियों से पहले बनती थी, अभी तो ये सीमेंट और जो प्रॉपर वो है इन सब चीज़ों से बनाई जाती है। अब अंग्रेजों के देश में जीना कितना कठिन था ये आपको रीड करना है। मैं हमेशा आपके लिए कुछ चीज़ रीड करने के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपकी पढ़ने की हैबिट है वो बनते रहे। क्योंकि जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी हैबिट है पढ़ने की, तो आप ज़्यादा चीज़ों को क्या कर पाओगे, ग्रैस्प कर पाओगे। आपको ये भी चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे जो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है। ठीक है ना, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। ओके, तो अब क्या होता था, जो आदिवासी थे उनको व्यापार करने में भी क्या होती थी, समस्या होती थी। लेकिन इसके पहले क्या होता है, आप देखोगे कई विद्रोह किए जाते हैं। एक 1906 में सोंगराम संगम द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह और कई विद्रोह देखे गए। और ये क्यों देखे गए आपको समझ में आ रही है, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किए कि किस तरह से जो आदिवासी हैं उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है, उनके ऊपर नियम ठोके जा रहे हैं। तो इसके लिए कई लोग ऊपर आते थे, लेकिन लोगों की जो आवाज़ थी उसको दबा दी जाती थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। अब व्यापार की क्या समस्या थी कि 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने यह पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीद के नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव का क्या असर पड़ने वाला था, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लग गया। क्योंकि लगातार क्या होता है, कुछ नई चीज़ें आपको आती है तो उसको समझने में क्या होता है, आपको थोड़ा सा समय लगता है। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जो रेशम है, ये इसकी जो मांग थी रेशम की, ये जो यूरोप का बाज़ार था उसमें बहुत ज़्यादा थी। अब क्या चाहती थी ब्रिटिश सरकार की जो आदिवासी हैं उनको उनसे काम करवाया जाए, रेशम की खेती करवाया जाए। क्योंकि देखो, आप ये जो जंगल दे रहे हैं, जंगल में जगह, आप उसके पीछे भी एक रीज़न है कि जंगल में जब ये लोग खेती करेंगे, कुछ भी सामान उगाएंगे, तो जब ये सामान उगाएंगे तो ये फ़ायदा किसका होने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होने वाला है।
ठीक है, आप इस चीज़ को समझो, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि रेशम की जो भारतीय रेशम थी, है ना, भारतीय रेशम थी, उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड थी, ठीक है, क्योंकि जो गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी, है ना। उसको आपको पता है कि कीड़े किस तरह से जमे किए जाते, और ये सब जो प्रोसेस है वो कौन कर पाता था, ये सिर्फ आदिवासी और किसान कर पाते थे, ठीक है। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम के कीड़े पालते थे, ठीक है ना। बहुत प्रोसेस से बनाया जाता है, कीड़े को जमा करना पड़ता है, फिर उसको बहुत सारी प्रोसेस है, उसके बारे में अभी हम किसी वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद अपने एजेंडे को बेचकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कुशिमाओं को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कुशिमाओं के लिए 2-4 रुपये मिलते थे। सोचिए उस टाइम में ज़्यादा होते थे, पर 2-4 रुपये बहुत कम ही है। इसके बाद इन कुशिमाओं को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था। मतलब अगर इनका काम हो जाता तो ये जो गया जगह है बिहार में आपको मिल जाएंगी, उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। सोचिए 1 रुपये अगर आप लोग 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो लोग उस चीज़ से 500 रुपये कमा रहे हैं। कितना ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा आप देखोगे कितना प्रतिशत इससे ये मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद निर्यातकों को रेशम उत्पादों के लिए कड़ी काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामलों में फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत से आदिवासी बाजार और व्यापारिक में सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो औरत है वो किस तरह से चटाई को बुन रही है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये किस तरह से गुदरा में औरतें बुनाई कर रही है कपड़ों की, ठीक है। ये पहले होती थी चीज़, आप भी अगर अभी आपने देखे होंगे किस तरह से होती थी तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफ़िकल्ट काम था, है ना। अभी तो बहुत आसान हो गई है ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये बिहार में देखोगे आप लोग कोयले के लिए कोयले खनिज में 1948 की एक इमेज है। अब क्या होता है, अब काम की तलाश होने लगती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं। आप देखोगे काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय के बागान फैलने लगे, खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम में चाय बागानों की, झारखंड के कोयला खदान कामगारों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारी की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदारों ने केवल बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि वापस घर लौटने भी नहीं देते थे। आप सोचो कितना ज़्यादा इन लोगों के साथ ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। कि जो बिरसा मुंडा है, लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बिरसा मुंडा को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखो एक बार आप रीड करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने बिरसा मुंडा के बारे में पहले ही इस चैप्टर में बात कर लिया है। रिलेटेड ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको ऐड करने को देखने को मिलेंगी, तो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बिरसा मुंडा के ऊपर। बहुत सी चीज़ें रिपीट होंगी उस चैप्टर में, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ या फिर बिरसा मुंडा के बाद हम चैप्टर 5 के ऊपर जाएंगे, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।